क्योंकि एज पर ICAI कोई भी बंदा जो जॉब कर रहा है वो मैक्सिमम पार्ट टाइम COP रख सकता है, और जिसके पास पार्ट टाइम COP है वो लोग ऑडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली तो वो लोग भी हट गए हमारे यहाँ से, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमको एग्जाम में आंसर भी ओनली कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही देना है। तो एज पर कंपनीज एक्ट हमें उसने यहाँ पे कहा है कि कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो अगर आपके पास में एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं कि भाई कौन बंदा अपॉइंटमेंट के लिए इन एलिजिबल है, तो ऑप्शन हो गया ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो यस ये तो इन एलिजिबल है ही। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो यस ये भी इन एलिजिबल है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि एम्प्लॉय ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, तो नाउ यहाँ पे उसे नहीं हटाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको इनएलिजिबल नहीं कहेंगे। क्लियर, समझ में आया? यस क्लियर या नहीं क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम क्लियर। क्लियर, चलिए। तो A, B और C 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ D पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझना। क्या? अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, कोई भी बंदा या उसका रिलेटिव या पार्टनर, है ना, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और any interest in the company, its subsidiary, its holding, its associate company और subsidiary of such holding company। सारी चीजें आपको समझ आती है कि क्या सब्सिडरी होते हैं, क्या होल्डिंग होते हैं, क्या एसोसिएट्स होते हैं और क्या होल्डिंग का सब्सिडरी होता है ना। यस, हेलो, ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। नाउ यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने या मेरे रिलेटिव ने या मेरे पार्टनर ने, मैं कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट होना चाहती हूँ, ओके, तो मैंने या मेरे रिलेटिव ने या मेरे पार्टनर ने, किसी ने भी अगर कंपनी के अंदर या कंपनी की सब्सिडरी में या कंपनी की होल्डिंग में या कंपनी के एसोसिएट में या कंपनी की कोई होल्डिंग है तो उसकी सब्सिडरी में, यानी कि टोटली मिलाकर के किसी भी ग्रुप कंपनी के अंदर मैंने उसका कोई शेयर खरीद रखा है। सिक्योरिटी के अंदर हर चीज आती है, शेयर, डिबेंचर, सब कुछ, है ना। अभी हम सिर्फ शेयर्स वर्ड यूज में ले रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल शेयर की बातें कर रहे हैं। कोई शेयर खरीद रखा है या फिर मेरा उस कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरा कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मेरे वहां पे कोई वोटिंग राइट्स हैं या फिर मेरे डिसीजंस उस कंपनी के अंदर चलते हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी, ओके। तो मैंने कोई भी शेयर यानी कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है मेरा उस कंपनी के अंदर, देन मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। नाउ यहाँ पे 3 पर्सन इंक्लूड हुए थे, मैं या मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर। हम तीनों में से किसी के पास भी ऐसा कुछ है, सिक्योरिटी है या उनका इंटरेस्ट है, तो मैं भी क्या हो जाऊंगी, डिसअलाउड हो जाऊंगी। अब आके प्रोवाइडेड करके देखिए, यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव, यहाँ पे अब वर्ड क्या आ रहा है, ओनली रिलेटिव, यानी कि बट अगर मेरे रिलेटिव ने, सिर्फ मेरे रिलेटिव ने कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट रख रखा है कंपनी के अंदर, कितने रुपए का, ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज और सच सम एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये मे बी प्रेस्क्राइब्ड कितने रुपए हैं वो हमको देखेंगे हम यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा दैट इज 1 लाख रुपीज, दैट इज 1 लाख रुपीज। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है एंडिंग लाइन, फर्स्ट पॉइंट फेस एंडिंग वैल्यू लाइन नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, अब वो पूरा समझो कि सबसे पहले मुझे प्रोविजन ने कहा कि मैं, मेरा रिलेटिव और पार्टनर कंपनी के अंदर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं रख सकते, कंपनी में, कंपनी के एसोसिएट में, कंपनी की सब्सिडरी में, कंपनी की होल्डिंग में और होल्डिंग की सब्सिडरी में, किसी में भी हम सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं रख सकते।
बट अगर मेरे रिलेटिव ने 1,00,000 रुपए तक, इस 1,000 को भूल जाना है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है वो समझा रही हूँ, 1 मिनट। अगर मेरे रिलेटिव ने 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू, वर्ड अगेन याद रखना है, क्या? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू की सिक्योरिटी कंपनी में ले रखी है, तो मैं डिसअलाउड नहीं होंगी, तो मैं डिसक्वालिफाइड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने मुझे प्रोवाइडेड करके एक और वर्ड दिया है। बट अगर मैंने 1 रुपए की भी सिक्योरिटी ले ली कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी किसी की भी, तो मैं डिसक्वालिफाइड हो जाऊंगी, क्योंकि 1,00,000 रुपए की छूट केवल किसको दी है? रिलेटिव को दी है, पार्टनर को भी नहीं दी, पार्टनर को भी नहीं दी है, सिर्फ किसको दी है? रिलेटिव को दी है। तो टोटली मिलाकर के रिलेटिव 1,00,000 रुपए तक का रख सकता है, 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू तक का, ठीक है, सिक्योरिटी। नाउ मैं 1 रुपए की भी सिक्योरिटी नहीं रख सकती हूँ। यहाँ तक का क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? अब एक और चीज पढ़ा रही हूँ, देखिए। ये 1,00,000 रुपए तो हमने पढ़ लिया। रिलेटिव ऑफ एन ऑडिटर में होल्ड सिक्योरिटीज इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1,00,000, यानी मैं कंपनी के अंदर, केवल कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1,00,000 रुपए तक की सिक्योरिटी रख सकती हूँ, प्रोवाइडेड दैट द कंडीशंस अंडर सब रूल वेयर एवर रिलेवेंट विल आल्सो बी एप्लीकेबल। ये कोई काम का नहीं है। नाउ ये काम की है आपकी लाइन 3rd वाली। क्या बोल रहा है ये लाइन? कि अगर मान लो रिलेटिव ने गलती से 1,50,000 रुपए की फेस वैल्यू का सिक्योरिटी खरीद लिया, ठीक है, तो क्या आप हाथों हाथ डिस्क्वालिफाइड हो गए क्या ऑडिटर से? आपको हाथों हाथ ऑडिटर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी क्या? तो अब यहाँ पे हमें कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपको 60 दिन दिए जाएंगे। ऑडिटर को कितने दिन दिए जाएंगे? 60 डेज दिए जाएंगे, कि जब से आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो गई 1,00,000 से ज्यादा, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शंस ले लो, यानी कि 50,000 की सिक्योरिटी बेच दो, तब तो आपको ऑडिटर से नहीं हटाया जाएगा। बट अगर आपने 60 दिन तक भी कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए, तो 61st डे आपको हटा दिया जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अच्छा आप कौन मुझे बोल के 60 दिन वाली बात रिपीट करना। मैं पूरा ही सेक्शन एक बार बता रही हूँ आपको। अगर मैंने, मेरे रिलेटिव ने या मेरे पार्टनर ने, हम तीनों में से किसी ने भी कंपनी के अंदर, कंपनी की सब्सिडरी, एसोसिएट होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग के अंदर कोई भी सिक्योरिटी ले रखी है या इंटरेस्ट है हमारा, तो मैं क्या हो गई? डिस्क्वालिफाइड हो गई। अब हमें क्या दिया है? रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन क्या दिया? कि मेरा रिलेटिव क्या कर सकता है? सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है आपकी कंपनी के अंदर। कितना? सिक्योरिटी का अगर शेयर अमाउंट, फेस वैल्यू 1,00,000 रुपए से कम है ना, फेस वैल्यू 1,00,000 रुपए तक है, से कम नहीं, याद रखना अच्छे से, डज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1,00,000, यानी 1,00,000 तक है, तो मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगी। बट अगर इससे ज्यादा है तो मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए। नाउ अब समझिए कि जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, उस दिन मेरे रिलेटिव के पास में सिर्फ 50,000 रुपए की सिक्योरिटी थी, तो मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं थी, आपने मुझे अपॉइंट कर लिया। नाउ उसके 5 महीने बाद में, अपॉइंटमेंट के 5 महीने बाद में, मेरे रिलेटिव ने 2,00,000 रुपए की और सिक्योरिटी खरीद ली। 50,000 की तो थी ही, 2,00,000 रुपए की और सिक्योरिटी खरीद ली। कितने रुपए की हो गई? 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी हो गई। तो मैं क्या हो गई? अब इनएलिजिबल हो गई। क्यों हो गई इनएलिजिबल? क्योंकि 1,00,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो सिंपली मैं डिस्क्वालिफाइड हो गई। तो डिस्क्वालिफाइड क्या हैंड टू हैंड हो गए? इधर शेयर खरीदे और इधर डिस्क्वालिफाइड? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कंपनीज एक्ट ने एक टाइम पीरियड दिया है कि जिस दिन आप ये डिस्क्वालिफाइड, आपने अट्रैक्ट किया इस डिस्क्वालिफाइड को, लिमिट को, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या लेने हैं? करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। करेक्टिव एक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली कि ये जो आपने एक्स्ट्रा
अमाउंट का सिक्योरिटी ले लिया है उसको सेल कर दो, यही करेक्टिव एक्शन हो सकता है। तो आपने अगर 60 डेज के अंदर अंदर सिक्योरिटी अमाउंट लेस देन 1 लाख कर लिया या अप टू 1 लाख कर लिया तो आप क्या रह सकते हैं, इस कंपनी का ऑडिटर कंटिन्यू रह सकते हैं। बट 60 डेज के अंदर भी अगर आपने करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए देन आप यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया? जो फर्स्ट पॉइंट था याद है आप लोगों को, कैजुअल वैकेंसी में डिस्क्वालिफिकेशंस अट्रैक्ट, यस मैम। वो सारी डिस्क्वालिफिकेशंस यही हैं। अच्छा, समझ में आया? क्लियर सबको? यस मैम। मैम यस। मैम ये करेक्टिव एक्शन रिलेटिव लेगा क्या? मैम करेक्टिव एक्शन मैम ऑडिटर अपने रिलेटिव को कहेगा कि भाई तू शेयर्स बेच दे, है ना। यहाँ पे रिलेटिव का मीनिंग क्या है, तो ये आपने पढ़ा होगा आपके कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर रिलेटिव कौन कौन होते हैं, है ना। यस मनन? मैम अगर रिलेटिव से झगड़ा चल रहा है, उसने जानबूझ के काम करा है तो भी हम डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर मान लो मेरे पापा से मेरा पर्सनल कोई प्रॉब्लम चल रहा है और मेरे पापा ने मुझसे रिवेंज लेने के लिए ये काम कर लिया तो भी मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ। ठीक है। अच्छा, बीच में और किसी ने भी बोला था मैम। यस मैम ये 60 डेज में मतलब एग्रीगेट होते हैं क्या, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही मतलब आपके किसी रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा की ले ली थी, फिर उसने 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो सेट ऑफ कर दिया फिर से, नहीं और वो फिर बाद में मिड ईयर में फिर से ले ले? नहीं, Security एग्रीगेट वगैरह। नहीं होते हैं, ये एग्रीगेट नहीं होते हैं। जिस दिन आपका फेस वैल्यू एक्सीड किया 1 लाख से, उस दिन से 60 दिन गिने जाएंगे। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चंस फटाफट आंसर करना मुझे। अगर मैंने खुद ने 50,000 की सिक्योरिटी ले रखी है कंपनी के अंदर, तो क्या मैं ऑडिटर बन सकती हूँ? नो मैम। अगर मेरे No, पार्टनर ने ma'am. अगर मेरे पार्टनर ने 50,000 रुपए की सिक्योरिटी ले रखी है तो? नो मैम। अगर मैंने सब्सिडरी की 50,000 रुपए की सिक्योरिटी ले रखी है, सब्सिडरी कंपनी की, आपकी कंपनी की नहीं ली है, सब्सिडरी कंपनी की आपकी। अभी भी नहीं बन सकते तो मैम। भी कभी भी नहीं बन सकते। अच्छा, नाउ मेरे रिलेटिव ने आपकी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स ले रखे हैं, इन दैट केस बन सकते हो। बन सकती हूँ, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज है ना। अच्छा, नाउ मेरे रिलेटिव ने 1,20,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स आपकी कंपनी के अंदर ले रखे हैं। अब नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। करेक्टिव एक्शन ले लिए जाते हैं 20,000 की, तो फिर आप 60 डेज का टाइम मिलेगा, है ना। ओके, यस, गुड। नाउ मेरी रिलेटिव ने आपकी कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं जिसका मार्केट वैल्यू 1,50,000 है और फेस वैल्यू 80,000 है, तो क्या मैं आपकी कंपनी में ऑडिटर बन सकती हूँ? बन सकते हैं। वर्ड फेस वैल्यू है, वर्ड क्या है? फेस वैल्यू है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमने पढ़ा डी का फर्स्ट पॉइंट, अब हम पढ़ रहे हैं डी का सेकंड पॉइंट। क्या बोल रहा है डी का सेकंड पॉइंट? अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, यानी मैं, मेरा रिलेटिव या मेरे पार्टनर, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। यानी कि ये 5 नाम सेम ही है, देखिए ऊपर वाले में भी सेम है और नीचे वाले में भी सेम है। इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और ये अमाउंट प्रेस्क्राइब कितना है? 5 लाख रुपए है ना। यानी कि मैं, मेरा रिलेटिव या पार्टनर इंडेप्टेड टू द कंपनी है, ठीक है, और आपकी कंपनी से या सब्सिडरी से या होल्डिंग से या एसोसिएट से या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट का इंडेप्ट नहीं है हमारे ऊपर, तो हम आपकी कंपनी के अंदर ऑडिटर बन सकते हैं, अदरवाइज हम आपकी कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। ये 5 लाख रुपए देखिए, ये लिखे हुए यहाँ पे 141(3) का डी का जो है सब्सिडरी एसोसिएट होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ 5 लाख।
ठीक है, shall not be eligible for appointment. Clear? सेकेंड वाला पॉइंट भी, ऑडिटर, उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव अगर कंपनी से इंडेप्टेड टू द कंपनी है कितना 5 लाख रुपए से ज्यादा, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट. क्लियर सबको? सेकंड पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है. नाउ थर्ड पॉइंट क्या, अगेन मैंने, मेरे रिलेटिव ने, मेरे पार्टनर ने कोई गारंटी दी है, हैज गिवन ए गारंटी or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company. यानी कि समझिए, मेरा कोई फ्रेंड था, मेरे कोई फ्रेंड ने आपकी कंपनी से कोई लोन लिया था, ठीक है, लोन ले रहे हो तो कोई गारंटी देना पड़ेगा, और वो चाहता है कि वो गारंटी मैं दूं, वो चाहता है कि वो गारंटी मैं दूं, ठीक है, क्योंकि मैं कंपनी के ऑडिटर हूँ. तो उसने कहा कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें गारंटी दिलवा देता हूँ तुम्हारी ऑडिटर से. तो हमें कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई आप गारंटी भी नहीं दे सकते हो या फिर कोई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो किसी थर्ड पर्सन के इंडेप्टनेस के लिए कंपनी को, कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग को. कितने अमाउंट तक की अब हमें यहाँ पे बात कहते हैं, तो अगेन गारंटी कितने रुपए की है, 1 लाख रुपीज की. गारंटी कितने रुपए की है, अगेन 1 लाख रुपीज तक की. यानी कि मैं गारंटी कितने रुपए तक दे सकती हूँ, 1 लाख तक की तो गारंटी दे सकती हूँ, बट उससे ज्यादा की गारंटी नहीं दे सकती हूँ. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी 1 लाख की. सेकंड पॉइंट था इंडेप्टनेस टू द कंपनी 5 लाख तक. थर्ड पर्सन वाली बताना. यस. और थर्ड पॉइंट है गारंटी, गारंटी कितना, 1 लाख रुपए तक. नाउ गारंटी है क्या, जैसे मान लो समझते हो गारंटी होती क्या है, हम लोन लेते हैं तब देते हैं. जैसे मान लो आपने मुझसे कोई पैसा लिया है 10 लाख रुपए, है ना. नाउ मैं आपसे अननोन थी, ठीक है, बट आपका कोई फ्रेंड है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. तो आपके फ्रेंड ने मुझे आकर के कहा कि यार मैं गारंटी देता हूँ, ये तुम्हें 10 लाख रुपए वापस से क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे. तो अगर आप मुझे रीपे नहीं करते हो तो मैं किसके पास जाऊंगी लेने के लिए, आपके फ्रेंड के पास जाऊंगी, ठीक है. तो नाउ ये होता है गारंटी का सिस्टम. तो अब हमें बोलते हैं कि कंपनी के केस में एक बंदा ऑडिटर नहीं बन पाएगा अगर उसने खुद ने या उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी मान लो एक्स को, एक्स के लिए गारंटी दे रखी है कंपनी को, जिस कंपनी के अंदर हम ऑडिटर बनना चाहते हैं उसको, उस कंपनी को गारंटी दे रखी है कि भाई इसने तुमसे 10 लाख रुपए का लोन लिया है ना, ये चुका देगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है. तो अगर इस टाइप से कोई भी गारंटी दे रखी है तो अगेन आपको क्या करना है, फ्यूचर में कंपनी को पैसा चुकाना है. तो आप मैनिपुलेशंस कर सकते हो ना इजीली, कंपनी के अंदर अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस कर सकते हो, है ना, अपना नेम हटा सकते हो, वहां से कुछ भी कर सकते हो. इसलिए आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है कि आप अगर किसी थर्ड पर्सन के इंडेप्टनेस के लिए गारंटी दे रखे हैं, 1 लाख रुपए तक दे रखे हैं तब तो चलेगा, उससे ज्यादा दे रखे हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. क्लियर? मैम एक बार 5 लाख वाला भी बताना. 5 लाख वाला ये है कि अगर आप इंडेप्टेड टू द कंपनी है, ठीक है, मींस कंपनी से आप पैसे मांगते हैं, ठीक है, इंडेप्टेड टू द कंपनी मींस कंपनी से आप पैसे मांग रहे हैं और ये 5 लाख रुपए तक है तब तक तो ठीक है, और उससे ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकते हैं. समझ में आया? मैम ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगेन आप इंटरेस्टेड हो गए ना कंपनी के अंदर. इन सब में क्या हो रहे हैं पॉइंट्स में, हम कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो रहे हैं. हम कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, हमारा कोई ना कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है कंपनी से, तो हम इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी ना हमारी वहां पे, इसलिए ये सारे पॉइंट्स बनाए. नाउ अमाउंट उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड किया है, चेंज होता रहता है, कुछ भी फिक्स नहीं है. आज की डेट में अमाउंट्स ये चल रहे हैं और ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आती है. और अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूरा 141 लिखने के लिए भी आ जाता है तो 6 मार्क्स का आता है.
यस। तो ये गारंटर है, वो गारंटी किस चीज के लिए दे रहे हैं, मतलब किसके लिए दे रहे हैं? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। कोई डायरेक्टर है? मैम चैट में लिख देते हैं। हाँ, चैट में लिख दीजिए। ओके, सो इसके आगे के पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। EFG सारे पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे। गारंटी किसको देते? थर्ड पार्टी को गारंटी कंपनी को देते रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। जैसे समझिए दीक्षा, मैं आपसे लोन ले रही हूँ, ठीक है। आप मुझे नहीं जानते हो और आप जानते हो मेरा फ्रेंड है एक्स, उसको आप जानते हो, ठीक है। तो मैं आपके पास आई कि मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, आप लोन देने का ही काम करते हो। मैं आपके पास आई, आपने कहा मैं आपको नहीं जानती, कोई सिक्योरिटी दो। मैंने कहा मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने कहा कोई गारंटी लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो जो आपका फ्रेंड था एक्स और मेरा भी फ्रेंड था एक्स, मैं उसको लेकर के आई कि ये मेरे बिहाफ पे आपको गारंटी दे रहा है कि मैं वापस से आपको ये लोन का पैसा रिटर्न कर दूंगी। तो गारंटी कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। तो नाउ मिस्टर एक्स इज disqualified for appointment as auditor in your company. समझ आ गई? ओके, चलिए तो आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।